नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर अभिराम सिंह इस वर्चुअल क्लासरूम में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो को देखने के पहले सब्सक्राइब करना आप न भूलें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरे नए अपलोड तुरंत आप तक पहुंच सके। आज मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर के अंतर्गत इलेक्ट्रिक फील्ड चर्चा करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, आइए देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड समझने के लिए मान लिया जाए कि हम ग्रेविटेशनल फील्ड से शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि मास m है और दो मास रखे हुए हैं। हम कैसे समझते हैं कि एक मास दूसरे मास से फोर्स लगाना? तो यहां यह होती है कि फर्स्ट मास सपोज किया कि इट इज m1। m1 पहले अपना एक फील्ड पैदा करता है, फील्ड, और यह फील्ड यह मास m2 पर फोर्स लगाता है। तो जो मास के द्वारा फील्ड पैदा होता है उसको ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। इसका मतलब कि दो मास के बीच लगने वाला फोर्स के मध्यस्थता करने वाला कौन है? ग्रेविटेशनल फील्ड। उसी तरह चार्ज भी एक दूसरे चार्ज को डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं करता, बल्कि एक चार्ज का दूसरे चार्ज के साथ इंटरेक्शन होता है। यह दो प्रोसेस है, दो स्टेप में होता है। क्या होता है? मान लिया कि यहां पर Q1 चार्ज रखा, तो दिस Q1 चार्ज प्रोड्यूस द फील्ड अराउंड इट, इसके आसपास में फील्ड पैदा किया, और यह फील्ड इसके पास रखे हुए दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाता है। तो जो चार्ज के द्वारा जो फील्ड पैदा हुआ उस फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। क्योंकि यह फील्ड इलेक्ट्रिक चार्ज के द्वारा पैदा किया गया है, इसलिए यह इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। एक सिंपल सा डेफिनेशन ऐसे बताते हैं कि द स्पेस अराउंड ए चार्ज इन विच एनी स्मॉल चार्ज एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। द स्पेस around the charge in which a test charge experience a electrostatic force। टेस्ट चार्ज का मतलब क्या है? टेस्ट चार्ज का मतलब है स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। टेस्ट चार्ज का मतलब होता है ए स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। अब इस इंटरेक्शन प्रोसेस को हम समराइज करें तो पहला बात मिलता है कि ये चार्ज create electric field and that electric field is exert a force on अनदर चार्ज। यही दो प्रोसेस समझेंगे। क्या कर रहा है? चार्ज Q1 अपने आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहा है, और यह इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
इलेक्ट्रिक फील्ड हैज इट्स ओन एग्जिस्टेंस, इट हैज ओन एग्जिस्टेंस। इसका मतलब है कि यह चार्ज जो सेकंड चार्ज है टेस्ट Q2 चार्ज, अगर यह हटा भी लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जिस्टेंस रहेगा। किसके कारण रहेगा? Q1 के कारण रहेगा। तो Q1 को कहते हैं सोर्स चार्ज, Q1 को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है वह रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, तीसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड exerts force on all charges except on its source charge. Electric field exerts the force on other charges except the source charge. सोर्स चार्ज के सिवा वह आसपास के जितने भी चार्ज होंगे उन पर फोर्स लगाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोगेटेड इन फाइनाइट टाइम। इलेक्ट्रिक फील्ड is propagated in finite time। इसका क्या मतलब है फाइनाइट टाइम में? कि प्यारे बच्चों, मान लिया जाए कि कोई एक यह सोर्स चार्ज है, यह सोर्स चार्ज है और इस सोर्स चार्ज से r दूरी पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्जर्व कर रहे हैं। दिस इज डिस्टेंस r। अगर सोर्स चार्ज को हम डिस्प्लेस करें, डिस्टर्ब करें, सोर्स चार्ज को डिस्टर्ब करें तो क्या होगा? सोर्स चार्ज को डिस्टर्ब करेंगे तो डिस्टर्बेंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड reach at this point in time r by c, जहां c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोगेटेड विद द स्पीड ऑफ लाइट। कितना इंटरेस्टिंग चीज मिल रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोगेटेड विद द स्पीड ऑफ लाइट। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सपोज Q इज दैट सोर्स चार्ज और सोर्स चार्ज के कारण E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यह इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट चार्ज पर जितना फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण चार्ज पर फोर्स लग रहा है, यह इलेक्ट्रिक फील्ड इस सोर्स चार्ज के कारण पैदा हो रहा है।
इलेक्ट्रिक फील्ड is defined as force acting on unit charge. Force acting on unit charge, it is formula for electric field intensity. बाद में इसको हम लोग चल के केवल इलेक्ट्रिक फील्ड से भी जाना जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट हो गया न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, it is a vector quantity, इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही होगा जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का होगा। इट हैज सेम डायरेक्शन as that of electrostatic force. फिर से यहां एक बात समझनी है कि अगर इस सोर्स चार्ज के कारण इस क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा है, अब यह चार्ज टेस्ट चार्ज कितना कम से कम हो, यह टेस्ट चार्ज वह मिनिमम वैल्यू हो कि इस पर कोई सोर्स को कोई डिस्टर्ब नहीं करे। मतलब कि टेस्ट चार्ज के कारण सोर्स चार्ज डिस्टर्ब नहीं होता है। इसका मतलब कि टेस्ट चार्ज हैज वेरी स्मॉल इन मैग्नीट्यूड। टेस्ट चार्ज हैज वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड। तो बच्चों आइए देखते हैं कि अगर पॉइंट चार्ज अगर कहीं रखा जाए तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालते हैं। तो हम अब चर्चा कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। Let us suppose there is a source charge Q is placed at point O, and from this charge Q at a distance R there is another point P at which we wish to calculate electric field. फिर से समझें कि मान लिया जाए कि यहां पर चार्ज Q है जो O बिंदु पर रखा हुआ है, इससे R दूरी पर कोई P बिंदु है जिस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं तो लेट E बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मानते हैं कि एज्यूम ए टेस्ट चार्ज Q is placed at point P तो how much the force exerted, तो फोर्स बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू Q। हम लोग इस फॉर्मूला से लिखे कि फोर्स बराबर E बराबर Q, सॉरी E इज इक्वल टू F बाई Q, तो F इज इक्वल टू Q इंटू E। यहां पर अब हमारा टेस्ट चार्ज Q है।
इन दोनों के बीच कूलम्ब फोर्स कितना लगता? यदि वो फ्री स्पेस में रखे गए हों तो कूलम्ब फोर्स लगता 1/4πε0 q स्मॉल q प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड इनवर्स स्क्वायर लॉ, मतलब कि स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, विच इज इक्वल टू E इंटू क्यू। तो Q से टेस्ट चार्ज कट गया, इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन O से P की ओर, यूनिट वेक्टर डाल दो O to P। O to P is unit vector. Now think over ki what are the parameter on which magnitude of electric field depends? Magnitude of electric field depends on, first, it is directly proportional to Q, मतलब कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है। सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड जैसे जैसे बढ़ाएंगे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जाएगा। और सेकंड पॉइंट क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, मतलब कि सोर्स चार्ज से जैसे जैसे दूरी बढ़ाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड घटते जाएगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इफ यू वांट टू प्लॉट ए ग्राफ इन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम y एक्सिस पर प्लॉट करते और डिस्टेंस r को अगर x एक्सिस पर प्लॉट करते तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए क्या आता है? अगर r 0 होता, r0 तो इनफाइनाइट, मतलब कि इस तरह से इट इज वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद द डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड विद द डिस्टेंस। उसी तरह अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज के बीच ग्राफ प्लॉट किया जाता, इलेक्ट्रिक फील्ड और क्यू के बीच, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते हैं, तो सॉरी, जैसे जैसे चार्ज बढ़ाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जाता। तो यह दो इंपॉर्टेंट ग्राफ बच्चों आपको दिमाग में रखना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। यहाँ पर स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होना चाहिए, आर स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। अगला प्रॉब्लम है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। सिस्टम ऑफ चार्ज का मतलब है कि वहां दो या दो से अधिक चार्ज हो सकते हैं। वेरी सिंपल कि सपोज देयर इज ए प्लस क्यू चार्ज और दूसरा माइनस क्यू चार्ज। दीज टू चार्ज प्लेस्ड एट ए ट्वाइस ऑफ द ए डिस्टेंस। हम लोग इनके बीच की दूरी का कुछ भी मान सकते थे, लेकिन 2a माने अपने
मैथमेटिकल कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, सिंपल करने के लिए। और इस सेंटर से किसी r दूरी पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। दिस इज पॉइंट P। तो अब देखिए, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं जो सेंटर O से जो है r दूरी पर है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज निकालेंगे, पुनः इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज निकालेंगे, और दोनों चार्ज निकालने के बाद, दोनों चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बाद, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए उसको वेक्टर नियम से ऐड करेंगे। तो अब इसको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं कि व्हाट वुड बी डिस्टेंस। यह डिस्टेंस r चूंकि दिया हुआ है तो यह कितना हो, यह दूरी कितना होगा। अब यहां से यहां तक 2a माने हैं तो यह दूरी हो जाएगा a। तो यह दूरी हम लोग मान सकते थे r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। उसी तरह यहां से भी यह दूरी होता अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो लेट E1 is electric field at P due to plus Q charge. Similarly, E2 would be electric field at P due to minus Q charge. So now think what would be direction and magnitude of E1 and E2. E1 का मैग्नीट्यूड हम लिखते हैं जैसा कि पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4πε0। इसको हम K भी लिखते हैं Q/r²। तो उसी तरह U1 के लिए इस पॉइंट पर K Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अब हमारा डिस्टेंस है अंडर रूट r² प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू K Q r² प्लस a स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते थे 1/4πε0 Q बाई r² प्लस a स्क्वायर। सिमिलरली E2 के लिए क्या निकालते, पहले मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें फिर डायरेक्शन के बारे में बात करें। मैग्नीट्यूड होता है इसी तरह माइनस, तो माइनस का मैग्नीट्यूड में तो केवल मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज है, उसका माइनस प्लस नहीं आता। ध्यान रखिएगा कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड में मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज देंगे, उसका पॉजिटिव या निगेटिव नहीं लिखेंगे। तो यहां पर भी वो सेम आएगा, इट इज ऑल्सो 1/4πε0 Q r² प्लस a स्क्वायर, क्योंकि बराबर दूरी पर है दोनों से। अब आते हैं डायरेक्शन की बात करते हैं। अब डायरेक्शन देखिए, यह पॉइंट से यह पॉजिटिव है, यहां पर कोई टेस्ट चार्ज मान लेते तो टेस्ट चार्ज पॉजिटिव चार्ज होता है, तो यह प्लस Q इसको इधर क्यों रेपेल करता। उसी तरह दिस नेगेटिव चार्ज would attract this test charge along this direction। तो अगर हम यूनिट वेक्टर के रूप में लिखना चाहें तो अगर इसको पॉइंट हम लोग मान लें A, इट इज पॉइंट B, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, ये पॉइंट P है, तो A से P की ओर यूनिट वेक्टर, और E2 के कारण डायरेक्शन हो गया P से
PQ, it is unit vector. Just see, it is direction. I am writing here direction of E1 and E2. अब देखिए यहाँ का इट इज डायरेक्शन, डायरेक्शन है इसका E1 का मैग्नीट्यूड और यह E2 का। E1 और E2 का मैग्नीट्यूड बराबर है तो इससे रिजल्टेंट उनके बीच में जाएगा, उनका रिजल्टेंट बीच में होगा। तो मान लिया कि इट इज रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E दैट मेक्स एंगल इक्वल एंगल थीटा विथ E1 एंड E2 बोथ। यहां पर भी थीटा एंगल बना, यहां पर भी थीटा एंगल बना। E1 को दो भागों में रिजॉल्व कर दें तो इधर की ओर आएगा E1 cos थीटा और इसके ऊपर आएगा E1 sin थीटा। इन द सेम प्रोसेस नाउ रिजॉल्व द E2, तो E2 को भी रिजॉल्व करके इसका एक कंपोनेंट E2 cos थीटा और इधर होगा E2 sin थीटा। अब इनको जोड़ेंगे तो क्या देख रहे हैं, E1 sin थीटा ऊपर की ओर है, E2 sin थीटा नीचे की ओर है। मतलब कि अगर यूनिट वेक्टर देते तो ऊपर की ओर J और नीचे की ओर -J। दोनों को जोड़ते तो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, इसलिए इनकर जुटने के बाद y कंपोनेंट जो होगा वह 0 होगा। दोनों जुट, सम ऑफ द y कंपोनेंट बिकम्स 0। नाउ एड द x कंपोनेंट, तो x कंपोनेंट E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जोड़िए। यदि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग जोड़ते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम जोड़ते हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। चूंकि E1 और E2 का मैग्नीट्यूड दोनों को बराबर है इसलिए हम इसको लिख सकते थे 2E cos थीटा। cos थीटा क्या, थीटा का यह वैल्यू अगर थीटा है तो यह एंगल भी थीटा होगा। और यहां पर cos थीटा के देखिए यह राइट एंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में यह थीटा है, यह बेस है और यह h है। तो cos थीटा की जगह हमें लिखते 2E के जगह में हम लोग लिख सकते हैं Q K इंटू Q बाई R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और cos थीटा के हम लिख सकते हैं A अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो यहाँ पर K को ऐसे अरेंज करके लिखते हैं 1/4/7 2Q A is the distance upon R square plus A square 3/2. It is magnitude of electric field. It is magnitude of electric field. और डायरेक्शन इट इज डायरेक्शन यहाँ पर निकालेंगे कि यह कितना एंगल बना, तो यह एंगल इसे बन जाएगा, थीटा निकल जाएगा y कंपोनेंट अपॉन। तो यह देख रहे हैं कि यह करीब करीब इसके पैरेलल आ रहा है। तो यह इधर से P से इधर कोई पॉइंट रखते तो P से अगर यह पॉइंट C होता तो P से C की ओर इट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरह हम लोग इस दो पॉइंट चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। अगर इस सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में 3 चार्ज होता, 3 से अधिक चार्ज होता, तो सबके कारण अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते और सभी इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर के नियम से जोड़ देते और जो फाइनल रिजल्ट होता दैट वुड बी रिजल्टेंट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड्स। तो इस तरह बच्चों हम लोग सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना सीखे। Q1 Q2 के जगह हमें कोई वैल्यू होता, अगर Q1 के जगह हमें 10 कूलम होता, इसके जगह हमें -10 कूलम होता, तब भी आप निकाल लेते।
माइक्रो कूलम होता तब भी निकाल लेते। आप याद रखें कि कूलम इज द वेरी बिग यूनिट। प्रैक्टिकली हम लोग माइक्रो कूलम या पिको कूलम यूज करते हैं। अब इसी में जरा सा फिर से चेंज करते हैं थोड़ा सा कि अगर यह भी पॉजिटिव चार्ज होता तो क्या होता। यह भी पॉजिटिव चार्ज होता तो इसका भी इधर डायरेक्शन होता और दोनों के बीच का रिजल्टेंट ऊपर की ओर होता। तो याद रखिएगा दोनों का वेक्टर एडिशन किया गया है और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरह आप इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज निकालना सीखें। बच्चों उम्मीद है कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखे हैं। तो आइए देखते हैं 2-3 प्रॉब्लम आपके लिए। आप इसको एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चन समझ लें। यहां पर 2 चार्ज हैं, क्यू और प्लस क्यू चार्ज 2 चार्ज हैं। दोनों आइडेंटिकल रखे हुए हैं जो 2a की दूरी पर रखे हैं और इससे r दूरी पर इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, यह निकालना है। उसी तरह दूसरा सवाल में एक क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल है और इस क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल के सभी वर्टिसेस पर इक्वल पॉजिटिव चार्ज रखे हुए हैं। अब आपको इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर। उसी तरह एक क्वाड्रिलेटरल है। अब इसमें सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड रखना है। यहां पर माइनस चार्ज है, माइनस क्यू, यहां पर माइनस क्यू, यहां पर प्लस क्यू, यहां पर प्लस क्यू। तो सबके कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो उम्मीद है कि आप इन बिटवीन द नेक्स्ट वीडियो, अगले वीडियो अपलोड करने के पहले इन सवालों को आप अपने से प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा जो आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसको आप फॉलो करेंगे। हाँ तो बच्चों, आशा है कि आज का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक बटन दबाना न भूलें। सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब करें। किसी भी तरह का कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करें। आपके हर सुझाव और कमेंट का स्वागत है। एक बार पुनः आप सबको धन्यवाद।